हेलो स्टूडेंट्स, आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के 3 सेशन टेक्निकल मैथ्स के यूट्यूब पर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो वो तीनों सेशन प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज मैं चौथे सेशन में आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। इस सेशन को भी आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये दोस्तों, ये जो सेशन चल रहा है हमारा यूट्यूब पे फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप के जो नवंबर में अटेम्प्ट होने वाला है, जो मार्च में नहीं हुआ था वो नवंबर में शेड्यूल्ड है, उसके हिसाब से ये चल रहे हैं। तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, और साथ ही ओपन रैली जो हो रही है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी सेशन आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, एक बात और है दोस्तों, अगर आपको टेस्ट देने हैं, देखो कोई भी एग्जाम तब तक क्रैक आपका नहीं होता अच्छे से जब तक आप उसके मॉक टेस्ट ना दो। तो अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। और वहाँ और वो ऐसे हैं कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 के वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, समुच्चय वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आता है, और एक बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन भी उप समुच्चयों की संख्या से आधारित भी क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में पूछा जा चुका है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कोई समुच्चय है कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं, कितने अवयव हैं? n अवयव हैं, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या, क्या लिखा है मैंने? कुल उप समुच्चयों की संख्या, ये दोस्तों होती है 2 की घात n, कुल होती है 2 की घात n। और वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या जो है, वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या, वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या ये होती है 2 की घात n, तो हो गए कुल। और जो खुद होता है वो खुद का वास्तविक उप समुच्चय नहीं होता। उप समुच्चय तो होता है लेकिन खुद को वास्तविक में काउंट नहीं करते, तो उस एक को यहां से हटा दोगे तो ये होती है वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या। अब मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसके वास्तविक उप समुच्चय कितने होंगे, तो कुल उप समुच्चय पूछता इसमें, कुल उप समुच्चय। तो दोस्तों कितने आते, कितने अवयव इसमें? 3, तो 2 की घात 3 कितने बनते? 8। ये तो होते कुल। आपको क्या बोला? वास्तविक उप समुच्चय। तो वास्तविक उप समुच्चय क्या आ जाएंगे? इससे एक कम, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 माइनस 1, तो कितना आएगा? 7। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, क्वेश्चन आपको आ रहा होता है लेकिन क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ते नहीं हो, और वहां पे आपकी क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है। तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको स्टडी करना वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है 2 साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा और प्लस 1 का मान। दोस्तों इसमें से ये देखो एक क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन है, और उनमें से ये वाला क्वेश्चन जो है साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 वाला पार्ट जो है वो आपके पूछा जा चुका है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। एक तो होती है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, याद कर लीजिएगा इसको। और ये साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आते किससे हैं?
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जो पहली सर्व समीकरण है उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा और उसका होल क्यूब करोगे तो ये रिजल्ट आता है। और ये जो साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 वाला रिजल्ट है, ये डियर स्टूडेंट्स आपके एयरफोर्स नेवी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब इसी को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करते हैं आपके क्या जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ये लीजिए 2, इसकी वैल्यू पुट की तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, फिर -3 इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 माइनस 6, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया -3 और प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला पार्ट कट किया तो ये 2 माइनस 3 आया। कितना आया, 2 माइनस 3। अच्छा, प्लस में कितना है, यहाँ पर 1 और है, तो इस इतने की वैल्यू आई माइनस का 1 आई। इतने की वैल्यू देखो, इतने की वैल्यू जो है वो कितना आई, माइनस का 1 आई। लेकिन यहाँ बाहर से 1 ऐड और करोगे तो -1 + 1 दोस्तों कितना आ जाएगा, 0। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, और ये दोनों रिजल्ट आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है। अब दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है वो ऐसा है कि वहां से आपका क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऐसे 50-50 चांस है कि आएगा या नहीं आएगा, बट आपको पढ़ के जाना है। तो यहां से एक चीज याद रखना कि बाहर हो प्रतिलोम त्रिकोणमिति और अंदर हो त्रिकोणमितीय फलन, तो ये कट के कितना आता है, x आता है। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है, ये x जो है वो मुख्य मान में शामिल होना चाहिए। किस में शामिल होना चाहिए, मुख्य मान में। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का मुख्य मान जो है वो भी आपको याद रखना है। का मुख्य मान वो क्या क्या होता है, वो होता है -π/2 से +π/2। मतलब यहां जो ये लिखा हुआ है ये -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, तभी वो कट होके कितना आएगा, x आएगा। तो क्या करोगे बोलो, तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं, लीजिए एंगल को ब्रेक किया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2π - π/3, तो 3 दूनी 6 - 1 5π/3। अब 2π पे ब्रेक हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यह हो जाएगा साइन आपके पास आ जाएगा -π/3। अब साइन में माइनस कहां जाएगा, बाहर। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी कि साइन में अंदर इन माइनस हो तो साइन इनवर्स में, और साइन में तो वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो साइन और साइन इनवर्स दोनों के दोनों कौन से फलन है, विषम फलन। एक नया क्वेश्चन और बन गया। तो अब ये बाहर आएगा तो माइनस का ये आ गया साइन इनवर्स साइन π/3, ये कट गया तो आ गया माइनस का π/3। आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आयोटा स्क्वायर बराबर -1 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आयोटा से रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आयोटा की घात 4 का गुणांक है तो मान कितना आता है, 1। 4 के गुणांक से 1 ज्यादा है तो मान आता है आयोटा। 4 के गुणांक से 2 ज्यादा है तो मान आता है -1। और 4 के गुणांक से 3 ज्यादा है तो आता है माइनस का आयोटा। अच्छा, और 4 लगातार घातों में जोड़ दिया जाए आयोटा की, इनको जोड़ोगे तो आयोटा की घात 4n, आयोटा की घात 4n + 1, आयोटा की घात 4n + 2 और आयोटा की घात 4n + 3। तो राइट साइड जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। मतलब आयोटा का योग दे रखा और पावर क्या है, लगातार है, तो उसका वैल्यू 4 पावर लगातार है और योग में है, तो आंसर कितना आता है, 0। तो सेम इसमें भी है। इसका मतलब है समेशन, और n की वैल्यू 1 से रख दो 200 तक, तो आएगा आयोटा
फिर आएगा आयोटा स्क्वायर, फिर आएगा आयोटा क्यूब, फिर आएगा आयोटा 4, ऐसे आएगा। कहाँ तक जाएगा? 200 तक। तो 4 4 का योग कितना आएगा? 0। इन 4 का कितना आएगा? 0। अगले 4 का कितना आएगा? 0। ऐसे सारे 0 आएंगे, 0 आके कितना हो जाएगा? 0। जुड़ेगा तो सब क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है। नेक्स्ट है 1 से 100 के बीच के 3 के गुणज वाली प्राकृत संख्याओं का योग। आसान से क्वेश्चन कर सकते हो फ्रेंड्स। 1 से 100 तक के गुणज 3 के, तो 3 आएगा पहला, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12 और लास्ट वाली कितनी आएगी दोस्तों? 99। तो कितने पद आएंगे ऐसे? 33 पद। 33 99 होता ना, तो 33 पद आ जाएंगे। तो n की वैल्यू कितने आ गई? 33। अच्छा, इसको देखोगे तो अंतर बराबर आ रहा है। क्या बराबर आ रहा है? अंतर। तो ये क्या बन गई आपकी? एपी, समांतर श्रेणी बन गई। तो इसका a का मान कितना? प्रथम पद कितना है? 3। लास्ट पद कितना है? 99। तो योग क्या होता है? याद है तो आपको, एस एन बराबर होता है, एक तो होता है n बटा 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। एक फॉर्मूला तो ये होता है n पदों का योग समांतर श्रेणी के। एक होता है n बटा 2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद। तो ये लगा देते हैं। तो ये आ गया 33, n का मान 33 थी नहीं, 33 है ना, 33 बटा 2 आ गया। प्रथम पद है 3, लास्ट पद है 99। तो ये आ गया 102 बटा 102 आ गया। 33 गुणा 102 बटा 2, ये कट जाएगा तो ये आएगा 51। तो 33 को किससे गुणा कर दो? 51 से। यहाँ कर रहा हूँ गुणा ना, ये 33 को 51 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये आ गया 3 5 3 15, ये आ गया 3 5 3 15, ये आ गया 3 8 6 1 1683। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 3 का ले लो कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1.5 33। तो 1 से लेके 33 तक की प्राकृत संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला लगा दो, वो होता है n प्लस 1/2। और फिर 3 से क्या कर दो? गुणा। उस मेथड से भी आप कर सकते हो। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों सेशन को जितना हो सके लाइव अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे जुड़ सकें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा का फायदा हो इसमें, है ना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला कि ये 4 बिंदु हैं, 1 2 3 4, ये 4 बिंदु किसके शीर्ष हैं? तो देखिए, अगर 4 बिंदु से क्या बन सकता है आपका? चतुर्भुज बन सकता है। ये हो गया -2, -1, ये b 1, 0, ये c 4, 3 और ये d 1, 2। अब ये दूरी का एप्लीकेशन आ गया। तो 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज बन सकता है। तो दोस्तों याद होगा, अगर विकीर्ण सेम है, क्या है ये? विकीर्ण अगर सेम है तो अपने पास क्या बन सकता है? एक तो वर्ग बन सकता है, एक आयत बन सकता है। अगर विकीर्ण सेम है तब वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है। फिर दूसरी कंडीशन और देखते हैं। और अगर विकीर्ण सेम नहीं हुआ तो इन दोनों में से कोई एक बन सकता है। तो पहले मैं विकीर्ण ज्ञात करता हूं। AC विकीर्ण ज्ञात किया, तो AC कितना आएगा? 4 -2 का होल स्क्वायर, फिर आएगा 3 -1 का होल स्क्वायर। दूरी ज्ञात कर रहा हूं, तो ये 6 का स्क्वायर 36, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 4 2 6 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 प्लस 16 तो 46 कितना आ गया? √52 आ गया। ऐसे ही BD विकीर्ण ज्ञात कर रहा हूं, तो BD विकीर्ण कितना आएगा? 1 -1 0 और 2 -0 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों कितना आएगा? 2। दोनों बराबर नहीं है, मतलब AC और BD विकीर्ण बराबर नहीं है। इसका मतलब वर्ग खत्म, आयत खत्म। तो क्या हो सकता है? चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो अब देखो, चतुर्भुज तो होना ही है डेफिनेटली। अपने को क्या चेक करना है? समांतर होगा कि नहीं होगा। अब अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या आएगी? बराबर। तो अब ये लंबाई और ज्ञात करनी है। तो मैं पहले AB लंबाई ज्ञात की, AB लंबाई ज्ञात की, तो ये कितना आ गया? -2 -1 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, -1 -0 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 9 + 1 √10 आ गया। ऐसे ही CD लंबाई ज्ञात की, तो CD लंबाई ज्ञात करूंगा तो 4 -1 का स्क्वायर 3 और 3 -1 4 -1 3 का स्क्वायर 9, 3 -2 का 2 तो 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10,
ये बराबर आ रही है, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। ऐसे ये लंबाई और ये लंबाई ज्ञात कर लो, ये भी क्या आएगी बराबर। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, है ना। ये भी ज्ञात करके देखना AD और BC। ये इसमें देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव एक क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि ABC समांतर श्रेणी में है तो B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मान लीजिए A मान लो, B मान लो, C, इसको माना 2, इसको माना 4, इसको माना 6। AP में मानने तो AP में मान लो, यहाँ रख दो। अब लीजिए ये आ गया B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। तो B प्लस C क्या तो 6 4 10, C प्लस A क्या तो 8 और A प्लस B क्या तो 6। अब इनका अंतर क्या आ रहा है बराबर, अंतर बराबर आ रहा, तो ये भी किस में है AP में। तो यदि A प्लस A B C AP में है तो B प्लस C प्लस A और A प्लस B भी किस में होंगे दोस्तों AP में होंगे। मान के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे है कि त्रिभुज ABC का कोण समांतर श्रेणी में है तथा 2 भुजाएं आपको दे रखी है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। सोचो कहां का क्वेश्चन है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में 3 भुजाएं यूज करनी है। ये 2 दे रखी है, तीसरी भुजा चाहिए तो एक क्या चाहिए कोण। अब 3 भुजा और कोण में संबंध किस में आता है कोस रूल में। किस में आता है कोसाइन, कोसाइन रूल में आता है ये चीज। अब देखो अगर मैं लिखना चाहूं कोस A लिखना चाहूं तो ये फॉर्मूला क्या होता है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। अगर कोस B लिखना चाहूं तो ये होता है C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2CA। और अगर कोस C लिखना चाहें तो ये होता है A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। तो देखो यहाँ 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या दी कि कोण जो है वो किस में है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कोण मान लीजिए दोस्तों। अब समांतर श्रेणी में मानते हैं तो 3 चीज माने, तो 3 को कैसे मानते हैं, एक तो मानते हैं A माइनस D, एक मानते हैं A, एक मानते हैं A प्लस D। और ये 3 कोण मान लिए तो तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में 180। तो ये आ गया 3A बराबर आ गया 180। तो A का मान आ गया यहां से 60। A का मान दोस्तों कितना आ गया 60। तो कोण तो सीधे दिख रहे हैं। A कोण कितना आएगा यहां से 30 डिग्री आएगा, A कोण कितना आएगा 60 डिग्री, A कोण कितना आएगा 90 डिग्री। ये 3 कोण बनेंगे। तो मैं दूसरा को B मान लेता हूं। तो ये लीजिए कोस B, तो कोस 60 रखा तो ये आ जाएगा C²। इसको मान लिया A कोण, इसको मान लिया B कोण, इसको मान लिया C कोण। तो B वाला लगाते तो C² कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, A² 2 का स्क्वायर 4 और B² चाहिए। ये 2 गुणा 2 गुणा 4। ये लीजिए ये हो गया 1/2 कोस 60 का मान। ये लीजिए 2 से 2 कट गया, 16 4 20। ये 20 माइनस B² बराबर आ गया 8। तो B² बराबर आ गया 12। तो B की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√3। लेकिन दूरी है, दूरी देखो B क्या है भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई कभी नेगेटिव होती नहीं। तो ये आ गया प्लस वाला, तो 2√3 पहला ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। एक षट्भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। देखिए इसका कंसेप्ट देखिए, यह आपका P&C का क्वेश्चन है कि n बहुभुज में, n का मतलब क्या भुजाएं, n बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। ये याद कर लीजिएगा फ्रेंड, ये होती है nC2 और माइनस का n। कितनी होती है दोस्तों nC2 और कितनी होती है माइनस का n के बराबर ये होती है। और इसको सोल्व करोगे इसको तो ये आएगा n-3/2। इसको सोल्व करोगे ना इसको तो ये निकल कर आएगा। तो यहां से सीधा करते हैं षट्भुज। षट्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 6। तो ये हो गया विकर्णों की संख्या, तो 6 माइनस 3/2। तो ये कट गया 3, तो ये आ गया 3 गुणा 3। तो कितने विकर्ण बनेंगे दोस्तों 9 विकर्ण। यहां पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये तो दिख ही रहा होगा सारणी का क्वेश्चन है। देखो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो C1 C2 की जगह क्या लिख दो C2 प्लस C3। तो ये आ जाएगा 1 1 1। ये आ गया A प्लस B प्लस C
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आ गया होगा, दिख गया होगा आंसर। अरे दिमाग में आया कि नहीं आया? आ गया ना। यहां से a प्लस बी प्लस सी क्या लिया? कॉमन। क्या आ गया? 1 1 1 1 1 1। यह आ गया b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। बताइए क्या आएगा? अगर किसी सारणी की दो भुजाएं बराबर है, क्या है? यदि किसी सारणी की दो भुजाएं बराबर है तो सारणी का मान 0। या सीधा बोलूं यहीं से, अगर यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां ना, सॉरी भुजाएं बोल दिया, कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो कॉलम समान अनुपात में है या समान है तो आंसर कितना आता है? 0। इसका दूसरा भी तरीका है कि आप ए बी सी को मान लो 1 2 3 और यहां रख के सोल्व कर लो, फिर यहां वैल्यू रख दो, जो आंसर आएगा वही अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे समाकलन का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो दिमाग में आ गया होगा। कैसे करोगे? हर को टी मान लो। देखो e की घात x प्लस e की घात माइनस x को t माना, तो इसका अवकलन ऊपर दे रखा है। अवकलन क्या आएगा? e की घात x और इसका आएगा माइनस e की घात माइनस x और क्या आ जाएगा? dx बराबर dt। तो ये लीजिए क्वेश्चन बन गया, तो बहुत ही आसान है। dt अपॉन t, तो ये आ जाएगा log mod ऑफ t प्लस c। तो ये आ गया log e की घात x प्लस e की घात माइनस x और प्लस का c। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या है फ्रेंड्स? करेक्ट है। ठीक है। आगे इसका परिसर कैसे करोगे? ग्राफ से। याद है कि नहीं? ग्राफ बनाने आते हैं? कैसे बनाओगे? देखिए e की घात x का ग्राफ बता रहा हूं। e की घात x का ग्राफ होता है ये किसका है? e की घात x का ग्राफ। अच्छा ये बता देता हूं मैं कि अगर किसी फलन में x पे मोड़ लगे तो राइट वाला ग्राफ ऐसा का ऐसा, और लेफ्ट वाला ग्राफ बनाने के लिए राइट वाले का क्या लेते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। तो अब ये जो रेड वाला आ रहा है ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। e की घात mod x का ग्राफ, ये रेड वाला, ये 0 पे कितना होता है? 1। अब परिसर क्या होता है? y के मान। तो y के मान कहां से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों? 1 से। y वैल्यू 1 से कहां पे जा रहे हैं? अनंत पे जा रहे हैं। तो परिसर हो गया 1 से अनंत। इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसका मिनिमम मान कितना होगा? तो दोस्तों कितना होगा? 1। क्लियर है? नेक्स्ट है लिमिट का क्वेश्चन। पहले आप 2 अप्लाई करो। अगर स्टैंडर्ड आता है, अनडिफाइंड आता है, सॉरी डिफाइंड आ जाता है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अनडिफाइंड आ गया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रखिए लीजिए 2 की घात 3 कितना रखा? 8। फिर 2 का स्क्वायर 4 6 चौक 24, 11 दूनी 22 माइनस 6, तो ये 30 0, ये 0 हो रहा है। ये 4 माइनस 6 दूनी 12 और 8, ये भी 0। तो क्या बन गया? 0 बटा 0। याद है कुछ कि अगर किसी लिमिट पे fx बटा gx टाइप है और वो क्या बने? 0 बटा 0 या अनंत बटा अनंत, तो डीएल लगाते हैं। डीएल में क्या करते हैं? ऊपर वाले का अलग से अवकलन और हर का अलग से अवकलन, और फिर क्या लगा दो? लिमिट लगा दो। और अगर वापस 0 बटा 0 या अनंत बटा अनंत आए तो फिर से डीएल लगा दो। क्लियर है? चलिए डेरिवेटिव करो इसका। कितना आएगा? 3x स्क्वायर, ये आ गया 12x। दोस्तों यहाँ पे गलती क्या करते हैं? इस पूरे का डेरिवेटिव करते हैं। पूरे का नहीं बोला मैंने, अंश का अलग से डेरिवेटिव और हर का अलग से डेरिवेटिव। ये लीजिए हर का क्या, तो कितना आ गया? 2x माइनस 6। अब लिमिट लगा दो, ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 और ये आ गया माइनस का 24 और प्लस 11 और ये आ गया 2 दूनी 4 माइनस 6। देख लीजिए कितना आ रहा है? 12 11 23, तो माइनस का 1 बट्टा माइनस 2, तो कितना आ रहा है दोस्तों? 1 बट्टा 2। यहां पर आपका क्या हो गया? नोट हो गया। कैलकुलेशन देख लेना दोस्तों, कैलकुलेशन आप चेक करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर डे डे डेस आपका दे रखा है cn स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है। अब इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा? मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद कर लीजिएगा कि c0 और यहां है cr, c1 देखो दो इनको बोलते हैं c0 c1 को बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है। तो c0 c1 c2 c3, अब यहां पे ये c0 का मतलब है n c0,
तो दो दो का मल्टीप्लाई है, तो देखो इसका आंसर आता है यहां r+1 C2 r+2 ऐसे डेडेस, लास्ट में आएगा Cn-r और Cn। तो इसका आंसर आता है दोस्तों 2n Cn-r। दो दो का मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस देखो, बीच का डिफरेंस कितना है, r है, तो आंसर होता है 2n Cn-r होता है। अच्छा, इसको सोल्व करोगे तो ये आता है 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और n प्लस r फैक्टोरियल। ये आपका एक जनरल रिजल्ट है। इस जनरल रिजल्ट से आप दो दो के मल्टीपल की बहुत सारी सीरीज बना सकते हो। देखिए यहां बना के दिखवा रहा हूं आपको। अगर r की वैल्यू 0 किया तो देखो ये रिजल्ट बनेगा, r की वैल्यू 0 किया तो C0 गुणा C0 तो C0 स्क्वायर, इधर r की वैल्यू 0 किया तो C1 तो C1 स्क्वायर, यहां 0 किया तो C2 स्क्वायर और लास्ट में 0 किया तो ये आ गया Cn स्क्वायर। तो सेम इधर r की वैल्यू 0 की तो इधर भी 0 कर दो, तो ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल। तो इसका आंसर तो आ गया ये पहला ऑप्शन। अगर ये सीरीज ना पूछता दूसरी पूछ ले, ये लीजिए एक सीरीज बन गई, r की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो एक नई सीरीज बन गई जिनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, तो ये हो जाएगा C0 C1, यहां रखा तो C1 C2 और C2 C3, लास्ट वाले में रखा तो यह आ जाएगा Cn और यह आ जाएगा उससे कम। तब ये आंसर बनेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही दो दो का डिफरेंस आए तो r की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2, 3 का डिफरेंस आए तो कितनी पुट कर दो 3। क्लियर है? आगे है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है, कर सकते हो आसानी से। लॉग में प्लस में होता है तो किस में कन्वर्ट कर देता है, गुणा में। तो ये आ जाएगा log ऑफ 10 1 डिग्री गुणा 10 2 डिग्री गुणा 10 3 डिग्री डे 1089। यहां दोस्तों एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि 10x गुणा 10y जो है उसकी वैल्यू 1 आती है, लेकिन एक शर्त है, जब दोनों कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री। तो देखो 1 और 89 का योग 90 तो मिलके 1 देंगे, 2 और 88 का योग 90 तो मिलके 1 देंगे, 3 और 87 का योग 90 तो मिलके कितना देंगे 1। इधर आएगा बीच में 45 10 45 का मान 1 होता है और इधर 44 पद आगे के 44 पद मिलके कितना देंगे 1 1 1। तो ये आ जाएगा log कितना आएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितनी बार आएगा 45 बार, और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा log 1, और log 1 का मान दोस्तों कितना होता है 0। ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या है, करेक्ट है। आगे देखिए, यदि दो शून्य सदिश हो, शून्य बोला के योग मतलब a प्लस बी और अंतर मतलब a माइनस बी। देखो यहां बोलो योग और अंतर का परिमाण क्या है, बराबर, तो उनके मध्य का कोण कितना होता है 90 डिग्री। याद रख लेना इसको, कितना होता है 90 डिग्री। करते कैसे हैं, इस प्रकार, योग का परिमाण अंतर का परिमाण बराबर है, एंगल में कन्वर्ट करना तो क्या कर दो होल स्क्वायर, इसको ओपन करते तो क्या आता है मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर 2a डॉट बी, इसको ओपन करते तो क्या आता है मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। यहां से कट जाएंगे, ये लीजिए ये कट गए, ये इधर आएगा तो 4a डॉट बी बराबर 0, a डॉट तो a डॉट बी कितना हो गया यहां से 0। इसको क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा बराबर 0। यहां से कितनी कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन, या तो a शून्य सदिश हो जाए या b शून्य सदिश हो जाए या आपका कोण कितना हो जाए 90 डिग्री। ये दोनों कंडीशन पहले से ही क्या है, रिजेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि क्या बोला कि a और b क्या है शून्य सदिश, तो ये होने के लिए कोण का कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। आपका ए ऑप्शन यहां पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, y बराबर अंडरूट x और y बराबर x बराबर अंडरूट y, इन दोनों से घिरा हुआ आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो कैसे करेंगे, इन दोनों से आपको क्या चाहिए, घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहां से स्टैंडर्ड बनाते हैं इसको, y स्क्वायर बराबर कितना आ गया x
और एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया y, इन दोनों से घिरा हुआ चाहिए। तो डायग्राम बनाते हैं, ये लीजिए, ये y बराबर x का हो गया और ये जो ग्राफ है वो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर वाई का। इन दोनों से दोस्तों घिरा हुआ कौन सा आया, ये वाला। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो गया, एक्स बराबर 1। तो 0 से 1 तक इसके नीचे का समाकलन किया तो ये पूरा आया, मतलब अंडर एक्स का समाकलन करना पड़ेगा, नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव। और फिर 0 से 1 तक ये वाला घटाना पड़ेगा, तो इसके नीचे आ रहा है, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर का समाकलन 0 से 1। ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं इसकी, कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by से घिरा हुआ क्षेत्रफल। स्टैंडर्ड तरीका आपके सामने है, मैं ट्रिक से बता रहा हूं, तो ये होता है 16ab/3। याद रख लेना कि परवलय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो होता है 16ab/3। ये लीजिए a और b के मान ज्ञात कर लो। यहां से इसका मान कितना है 4 और यहां से b का मान भी 1/4। तो यहां रखा 16 गुणा 1/4 गुणा 1/4/3। ये कट गया तो आंसर आ गया 1/3। आपका बी ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक को लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पर स्थित बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी ट्रिक तो याद होगी आपको, ये तो परवलय है ना, परवलय, चाहे परवलय हो, चाहे वर्त हो, चाहे दीर्घवर्त हो, चाहे अति परवलय हो, उनके ऊपर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं तो क्या आता है, t बराबर 0। चाहे परवलय हो, चाहे वर्त हो, चाहे दीर्घवर्त हो और चाहे अति परवलय हो, उनके ऊपर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना है तो वो होता है t बराबर 0। अब ये t क्या होता है, t होता है एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, x गुणा x1, वाई स्क्वायर की जगह रखोगे y गुणा y1, x की जगह रखोगे x प्लस x1/2 और y की जगह रखोगे y प्लस y1/2। याद रख लेना इस ट्रिक को। जहां ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो समीकरण होती है और x1 y1 क्या होता है, जो बिंदु, जिस बिंदु पे खींची गई है स्पर्श रेखा। रख लो, ये लीजिए, तो एक्स स्क्वायर की जगह रखा x गुणा x1, x1 कितना है 2, फिर 4y की जगह रखा y प्लस y1/2। ये लीजिए कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2, तो x बराबर आ गया y प्लस 1। तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर 1। आपका क्या आ गया आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर है। आगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा। समाकलन का थोड़ी सा ट्रिक देख लीजिए एक बार, कि अगर 0 से n तक किसी फलन का समाकलन हो रहा है और जहां t क्या है, आवर्तकाल। क्या है दोस्तों, आवर्तकाल। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n गुणा में आ जाता है और 0 से t तक अपन उसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो सेम ही है, देखो x माइनस बॉक्स x को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये दोस्तों क्या होता है, आवर्ती फलन। देखो नया क्वेश्चन बन गया एक, और इसका आवर्तकाल जो है वो कितना होता है 1। तो ये 1000 है, तो n की इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणा 1, nt में कन्वर्ट करोगे तो 1000 गुणा 1, तो n की वैल्यू यहां कितनी हो गई 1000। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हो इसको, 0 से 1 तक समाकलन कर दो और 1000 कहां जाएगा, गुणा में,
और 0 से 1 तक समाकलन करोगे तो e की पावर x का डायरेक्टली क्या कर दो, समाकलन। भाई इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और जब आप हटाओगे क्योंकि इसमें होगा नहीं, x में कर दो आप और 1000 से गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा e की घात x का e की घात x, 0 से 1 आ गया, ये आ गया गुणा में 1000, तो यह आ जाएगा 1000, और ये आ गया e की घात 1 माइनस e की घात 0, तो ये आ गया 1000 e माइनस 1। आपका क्या आ गया आंसर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। आगे देखिए का प्राचलिक समीकरण, परवलय का दोस्तों प्राचलिक समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का x बराबर होता है 80 स्क्वायर और y बराबर होता है 280, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का होता है, x बराबर होता है 280 और y बराबर होता है 80 स्क्वायर, याद रख लेना। तो इसको लिख दो कैपिटल Y, इसको लिख दो कैपिटल X, तो ये हो गया कैपिटल Y स्क्वायर बराबर 12x, तो a का मान दोस्तों कंपेयर करोगे तो कितना आ गया 3, तो यहां से कैपिटल X बराबर आ जाएगा 80 स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर, तो अब कैपिटल X की वैल्यू पुट कर दो x माइनस 4, तो स्मॉल x बराबर आ गया 4 प्लस 3t स्क्वायर, और कैपिटल Y बराबर आ जाएगा 280, तो यहाँ y की वैल्यू रख दी y माइनस 2, 2 दूनी 6, ये आ गया, तो y बराबर आ गया 2 प्लस 6t, दिख गया होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समाकलन अवकलन करना है, एफ डेस, ये 1 नहीं है, ये क्या है एफ डेस, x बराबर क्या रखना है -1, तो देखो कैसे करें, सीधा ही कर दो इसको, तो गुणा में है तो क्या जाएगा एफ डेस x कितना आएगा, पहले का समाकलन तो 1 हो गया, ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ, ये 9 प्लस एक्स क्यूब 1/3, अब पूरा नहीं करना, फिर 1 प्लस एक्स ऐसा कैसा, आगे का क्या करोगे समाकलन, सॉरी अवकलन, फिर 1 प्लस एक्स ऐसा कैसा, और यहाँ 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर एक्स स्क्वायर की पावर ये, फिर यहाँ पहला और दूसरा ऐसा का ऐसा, और फिर तीसरे का क्या करोगे अवकलन। लेकिन मैं बाकी के अवकलन नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उनमें 1 प्लस एक्स और x की वैल्यू -1 रखोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, मतलब x बराबर -1 पे जिन जिन में 1 प्लस एक्स बचेगा वो सारे के सारे किस पे जाएंगे, 0 पे चले जाएंगे, तो बचेगा कौन सा सिर्फ ये, तो यहाँ पे -1 रख दो, तो ये आ गया 3 -1 का स्क्वायर, तो 1 3 प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा -1 की घात 1/3, तो ये गया 2 और ये आ गया 2, तो ये कितना जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा अवकलन करने की जरूरत नहीं है, जिनमें 1 प्लस एक्स पड़ा हुआ है उनमें x की वैल्यू -1 रखने पे 0 आएगा। आगे देखिए कोटि व घात कर सकते हो, देखो कोटि तो कितनी है, जो मैक्सिमम अवकलन हो रखा है वो कोटि है, तो कोटि तो कितनी है 2, इसमें है और इसमें है, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब घात देखने, तो घात के लिए जो घाते हैं जितने भी अवकलन गुणांक उनकी घाते धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, तो करो, तो इसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये होल स्क्वायर किया तो इधर तो ये हट गया, तो इधर आ गया ये लीजिए, फिर यहां पे पावर 3 करोगे तो ये 1/3 हटेगा, तो यहां पावर 3 किया तो इधर ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा dy/dx + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो कोटि तो 2 है लेकिन घात कितनी है 3, मैक्सिमम पावर 3 है, जो मैक्सिमम अवकल गुणांक उसकी पावर कितनी है 3, तब इसकी घात भी परिभाषित हो गई। आगे अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक कितना होता है दोस्तों, यहां पे y नहीं है ना, तो समाकलन क्या होता है dy/dx प्लस fx गुणा y बराबर gx, इसका समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो e की घात होता है fx से dx, तो करोगे तो fx कितना है यहाँ पर 1/x, तो e की पावर 1/x का क्या आ गया समाकलन, तो ये आ गया log mod of x, कट जाएगा तो ये कितना आ गया x निकल कर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर नोट आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे यदि रेखा परवलय को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो टाउ का मान, देखिए अगर y² = 4ax को
रेखा y बराबर mx प्लस c अगर दो बिंदुओं पे कट करती है तो a माइनस एम सी ग्रेटर देन होता है 0। कितने पे? 2 पॉइंट्स पे कट करें। और अगर a माइनस एम सी बराबर 0 तो क्या करेगी? टच एक पॉइंट पे। और a माइनस एम सी लेस देन 0 है तो क्या करेगी? कभी कट नहीं करेगी। तो 2 पॉइंट वाला चाहिए तो a माइनस एम सी ग्रेटर देन क्या करोगे? 0। ये लीजिए कर दीजिए a माइनस एम सी ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1। m की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3। और टाउ की वैल्यू टाउ, ये लीजिए तो ये आ गया -3 टाउ ग्रेटर देन -1। -3 से भाग दोगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो 1/3। तो 1/3 से कम है तो टाउ की वैल्यू आ गई -अनंत से 1/3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे लॉग मोड ऑफ x, लॉग पर x मोड प्लस a का न्यूनतम मान। ग्राफ बना के कर लो इसको। तो लॉग का दोस्तों ग्राफ होता है ये, याद रखना, ये बहुत जगह काम आता है। कौन सा प्लान है? इंक्रीजिंग प्लान है। लॉग एक्स जो है वो कौन सा प्लान है? इंक्रीजिंग प्लान है। लेफ्ट से राइट चलने पे ग्राफ में चढ़ाई मिले तो क्या होता है? इंक्रीजिंग प्लान। एक नया क्वेश्चन हो गया आपका। अगर एक्स पे मोड लगे तो राइट वाला लेफ्ट आता है, लेफ्ट वाला राइट। लेकिन पूरे पे मोड लगे तो नीचे वाला कहां चला जाता है? ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो ये नीचे है, ये हो गया ऊपर। ये किसका हो गया? लॉग मोड ऑफ लॉग एक्स और पूरे का मोड। अब ये x बराबर 1 पे 0 हो गया। अब यहाँ पे ये अवकलनीय नहीं है, न्यूनतम मान कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया x बराबर 1 पर। अब 1 जुड़ा तो इसकी वैल्यू log ऑफ x का मोड जो है, इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ आ गई? 0 से इनफाइनाइट। लेकिन जैसे ही 1 जुड़ा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 से इनफाइनाइट। तो न्यूनतम मान दोस्तों कितना आ गया? 1 आ गया। ये था दोस्तों आपका आज का लाइव सेशन। आपने आई होप कि एंजॉय किया होगा और इसमें जो टिप्स और ट्रिक्स जो बताए हैं वो आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए दोस्तों आप फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों फ्री मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं ऑल इंडिया लेवल के तो फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। और किसी को एयरफोर्स नेवी का फुल कोर्स परचेज करना है तो दोस्तों अभी ओपन रैली को ध्यान में देखते हुए हम लोगों ने 30% ऑफ कर रखा है। तो 3999 का जो कोर्स है आपको मिलेगा मात्र 2800 रुपए में। तो दोस्तों देरी किस बात की है? आज ही फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। धन्यवाद दोस्तों।